नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। दोस्तों, हिंदी स्पेशल वीडियो है जो हिंदी स्पेशल में हिंदी की बात करेंगे अपन। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, हिंदी भाषाई परिवार कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ बात करें हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसा है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, और इसका विकास क्रम कौन कैसा है, और इसकी विशेषता क्या होती है, राजभाषा की विशेषता और राष्ट्रभाषा की विशेषता क्या होती है, और हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति मतलब हिंदी भाषा जो है वो संविधान में किस प्रकार से उसका स्थान है, और हिंदी भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है, भाग है, कौन सा भाग है, अनुसूची कौन कौन सी है, संशोधन कौन कौन से हुए हैं, और कितनी भाषाएं जो कि संविधान में शामिल की गई हैं, और इसमें हिंदी जो है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है, इन सब के बारे में बात करें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। पहला इसमें जो पॉइंट दिया है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है, तो ये सिंधु नदी से हुई है। और इसके बाद में सिंधु जो है, सिंधु के बाद में हिंदू कहा गया। हिंदू के बाद में जब फारसी लोग आए तो उन्होंने हिंद में क्या जोड़ दिया, ई जोड़ दिया, तो क्या बन गया, हिंदी जोड़ गया। इसीलिए हिंदी शब्द जो है मुख्य रूप से क्या है, फारसी भाषा का है। विशेष ध्यान देना, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, उर्दू का है, लेकिन उर्दू का नहीं है। जो हिंदी शब्द है, हिंदी भाषा का जो शब्द है हिंदी, वो काय का शब्द है, फारसी भाषा का। विशेष ध्यान देना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। जो हिंदी है वो 3000 भाषाओं में से एक है। विश्व में कुल 3000 जो भाषाएं हैं, 3000 से ज़्यादा ही भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से एक भाषा है, कौन सी, हिंदी है। हिंदी भरोपीय परिवार, भरोपीय मतलब इंडो यूरोपियन भी बोल सकते हैं आप इसको इंग्लिश में। तो भरोपीय परिवार की भाषा है, जब प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना है आपको। यहाँ पर बात करेंगे भाषाई परिवार। जो भाषाई परिवार है वो 4 भाषाई परिवार हैं मुख्य रूप से। जो भारोपीय परिवार है वो 73% लोग जो बोलते हैं भाषाई परिवार, वो कौन से हैं, भारोपीय परिवार में आते हैं। द्रविड़ परिवार जो होता है 25%, ऑस्ट्रिक परिवार जो होते हैं वो 1.3% है, और चीनी तिब्बती परिवार जो है 0.7% भाषा जो बोली जाती है चीनी तिब्बती परिवार में बोली जाती है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो 73% जो होती है भारोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसमें से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है या फिर किस भाषा से हुआ। तो सबसे पहले आपको बता दें तो संस्कृत जो है, जो संस्कृत भाषा जो है, सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ है। उसके बाद में संस्कृत भाषा से पाली भाषा का विकास हुआ है, जो कि गौतम बुद्ध के समय की भाषा कहलाई जाती है। सबसे ज़्यादा पाली भाषा में उन्होंने अपने जो उपदेश लिखे हैं वो सबसे ज़्यादा किस में लिखे हैं, पाली भाषा में लिखे हैं। उसके बाद में पाली भाषा से है प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ। प्राकृतिक भाषा से जो है अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा से हुआ है हिंदी भाषा का विकास। अब हिंदी भाषा जो है वो 2 प्रकार से डिफाइंड किया गया। एक तो अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश शौरसेनी, अपभ्रंश शौरसेनी, अपभ्रंश मागधी, अपभ्रंश अर्धमागधी, अपभ्रंश खास है, अपभ्रंश ब्राह्मण है, अपभ्रंश महाराष्ट्री है। तो ये कुछ भाषाएं जो कि अपभ्रंश के रूप में इनको जाना जाता है। और उसके बाद में हिंदी जो है, हिंदी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, पंजाबी, सिंधी और मराठी ये हैं। तो इनका प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ। तो पहला जो विकास है वो कहाँ से हुआ, अपभ्रंश भाषा से हुआ। तो एक प्रश्न आपका यहाँ पर क्लियर होता है, कहाँ से हुआ हिंदी भाषा का विकास, अपभ्रंश भाषा से हुआ। दूसरा, अब यदि आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, राजस्थानी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, गुजराती हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, तो इस सब का विकास हुआ कहाँ से, शौरसेनी, अपभ्रंश शौरसेनी से हुआ। शौरसेनी भी ऑप्शन में मिल सकता है, वो अपभ्रंश शौरसेनी भाषा भी मिल सकता है। अब बात आती है बिहारी, उड़िया, बंगला और आसमिया। तो बिहारी, उड़िया, बंगला और आसमिया भाषा जो है इनका विकास हुआ है मागधी से, मागधी भाषा से, बेसिक मागधी। अब सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाए पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी का विकास जो हुआ वो हुआ है अर्धमागधी से। कहाँ से हुआ, अर्धमागधी से। अब पहाड़ी भाषा जो है, पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है खस से या फिर खास बोला जाता है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण भाषा से हुआ है। पंजाबी और सिंधी भाषा का जो विकास हुआ कहाँ से हुआ, तो ब्राह्मण भाषा से। महाराष्ट्री भाषा की बात करें तो महाराष्ट्री भाषा से विकास हुआ मराठी भाषा। मराठी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, महाराष्ट्री से। तो जे कौन सी हैं, जे हैं जो इस साइड दिए हैं लेफ्ट साइड में, वो अपभ्रंश में आती हैं, और ये जो इस साइड दी हैं वो हिंदी में आती हैं, मतलब शुद्ध हिंदी में आती हैं, और ये अपभ्रंश हिंदी कहलाती हैं। अब बात करेंगे राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो परिभाषा ही पूछ ली जाती है। 10वीं 12वीं में सबसे ज़्यादा परिभाषा पूछी जाती है राष्ट्रभाषा की। तो राष्ट्रभाषा जो है समस्त राष्ट्र में उपयोग की जाने वाली
अर्थात आम जन की भाषा जिससे पूरे देश में विचारों का आदान प्रदान हो सके, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ऐसी भाषा जो आम से आम लोग, हर एक व्यक्ति किसी भी देश के कोने में चला जाए, जो अपने देश के किसी राष्ट्र के कोने में चला जाए, वो उस भाषा में अपने आदान प्रदान, जो विचार हैं उनका आदान प्रदान कर सके, वो होती है राष्ट्रभाषा। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं माना गया है। विशेष ध्यान है, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं माना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी संविधान के किसी भी संशोधन में नहीं बताया गया है कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो कौन सी होगी। राजभाषा की बात जरूर की गई है, लेकिन राष्ट्रभाषा के बारे में नहीं बताया गया है। राष्ट्रभाषा के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जो आपका संविधान है, जो भारत का संविधान है, उसमें राष्ट्रभाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब बात करें राष्ट्र की एकता, जब स्थानीय एवं तात्कालिक हितों से ऊपर उठकर किसी एक भाषा को प्रमुख समझने लगते हैं तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यह किस प्रकार से उठ करके, जो भी व्यक्ति होते हैं किसी एक जगह नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं, हर एक जगह जाते हैं, तो समझना होता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, उनके विचारों को समझना होता है, उनकी भावनाओं को समझना होता है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके किस प्रकार के कार्य होते हैं। उन सब कार्यों को करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो माध्यम चाहिए होता है, ताकि वो अपनी बातों को रख सके, अपने विचारों को रख सकें, उनको समझ सकें। तो अपने जो हित होते हैं, उन हितों से ऊपर उठ करके जब किसी भाषा को समझने लगते हैं तो वो होती है राष्ट्रभाषा। तो इसकी जो है कोई परिभाषा। अब सबसे जरूरी है कि इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो पूछी जाती हैं। वो विशेषताएं ऐसी नहीं कि कभी कभार पूछी जाती हैं, हमेशा पूछी जाती हैं। चाहे आप 10वीं से लेकर के 12वीं की एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम देख लो, 8वीं 6वीं 7वीं में भी ये क्या है, इसकी विशेषता पूछी जाती है। तो विशेषता बहुत जरूरी है, आपको याद करना है। तो विशेषताओं के लिए यदि आप 10वीं 12वीं की परीक्षा भी देते हैं तो उसमें भी आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखती है। तो राष्ट्रभाषा की जो पहली विशेषता है, इसका प्रयोग क्षेत्र, जो इसका जो प्रयोग करने का क्षेत्र है और देशव्यापी है। देशव्यापी होता है, क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, सीमित नहीं होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है, मतलब पूरे देश में संपर्क कर सकते हैं राष्ट्रभाषा के माध्यम से, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला होता है। कैसा होता है, लचीला होता है। विशेष ध्यान, राष्ट्रभाषा का स्वरूप कैसा होता है, लचीला होता है। राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। राष्ट्रभाषा जो होती है पूरे देश को जोड़ने का काम करती है। जैसे संपर्क करोगे एक दूसरे से पूरे देश में, तो क्या करेंगे, पूरे देश के लोग क्या होगा, जुड़े रहेंगे। तो क्या होगा, जो राष्ट्रभाषा होती है वो देश को जोड़ने का काम करती है। अब बात करें राष्ट्रभाषा का विकास। राष्ट्रभाषा का विकास कैसे हुआ है। राष्ट्रभाषा का विकास जो है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनरली जीके में भी इस प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब आप एमपीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसआई या फिर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, तो वहाँ मोस्टली जब आप सेंट्रल लेवल की या फिर कुछ प्रशासनिक स्तर की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न हमेशा देखने को मिल जाते हैं। यदि हिंदी आपके सिलेबस में है तो 100% प्रश्न पूछा ही जाता है। तो राष्ट्रभाषा जो है उसके विकास से संबंध में किस प्रकार से, कौन ने संस्था बनाई है, उसके संचालक कौन है, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो है ब्रह्म समाज। जो ब्रह्म समाज है 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके संस्थापक कौन है, राजा राममोहन राय है। इसके संस्थापक कौन है, राजा राममोहन राय है। विशेष ध्यान, राजा राममोहन। इन्होंने क्या कहा है, इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ये टैगलाइन पूछी जा चुकी है। ये टैगलाइन किसने कही है, ये शब्द किसने कहे हैं, तो हिंदी जो कहा है देश की एकता के लिए अनिवार्य है। किसने कहा है, राजा राममोहन राय ने। और राजा राममोहन राय का जो है संबंध पूछा जाता है, किससे संबंधित है, वो है ब्रह्म समाज से है। तो राजा महाराजा जो होते हैं वो ब्राह्मणों से बहुत ही अच्छे होते हैं, वो देश की रक्षा करते हैं, प्रजा की सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि राजा राममोहन राय। अब बात करें आर्य समाज स्थापना हुई थी, किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आप देख सकते हैं आचार्य। आचार्य किसको कहा जाता है, जिनके पास क्या होती, सरस्वती होती, विद्या होती है। जिनको आचार्य उन्हीं को कहा जाता है जो क्या करते, शिक्षा देते हैं। और शिक्षा कौन देता है, जिनको क्या है, सरस्वती जिनके कंठ में विराजती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पर आप ब्रह्म समाज याद रख सकते हैं, राजा राममोहन राय। कैसे, कि जब भी यदि प्रजा को किसी प्रकार की समस्या होती है तो राय लेते हैं। क्या लेते हैं, राजा से राय लेते हैं। तो राजा राममोहन राय। उसी प्रकार से आचार्य समाज जो है, इसकी संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। किस प्रकार से याद रखोगे कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो किस प्रकार से याद रखोगे कि जो स्वामी हैं,
स्वामी होते हैं वो उनके कंठ में क्या होती है, सरस्वती विराजती है, मतलब वो सरस्वती जो होती है वो शिक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, वो आसानी से याद भी रहेगा। हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, ये इन्होंने कहा है। कौन ने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। अब एक और जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में, इसकी संचालिका की बात करें तो एनी बेसेंट थी। और भारत की अनेक भाषाओं में हिंदी भाषा में सभी की विशेषता है, ये इन्होंने कहा था। कौन ने? एनी बेसेंट ने कहा था। कब? 1875 में। थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी संचालिका थी एनी बेसेंट। इन्होंने कहा था भारत की अनेक भाषाओं में हिंदी भाषा की सभी विशेषताएं हैं, मतलब जितनी भी भारत में भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी भाषाओं में कोई ना कोई विशेषता हिंदी की होती है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की यदि संचालिका की बात करें तो एनी बेसेंट थी। अब स्थापना की बात पूछी जाए तो ब्रह्म समाज 1928, आर्य समाज 1827 और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। और बात करते हैं प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है वो है आत्मारंग पांडुरंग कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, जो प्रार्थना समाज है वो किससे संबंधित है? प्रार्थना समाज में क्या किया गया था? जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत जरूरी प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछे जा चुका है। मोस्टली जब आप महिला पर्यवेक्षक या फिर आंगनबाड़ी से संबंधित, मतलब जो सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में, सामाजिक कार्य के रूप में जो एग्जाम होते हैं समाज से संबंधित, जो बाल विकास हो गया या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगा, इस प्रकार के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सनातन धर्म सभा जो कि 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। पंडित दीनदयाल शर्मा जो है इसके स्थापक थे। रामकृष्ण मिशन, ये तो प्रश्न ऐसा कर लो आपके दिमाग में होना ही चाहिए, और जैसे ही रामकृष्ण मिशन आप सुनते हैं तो स्वामी विवेकानंद जो है आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक है। कब इन्होंने स्थापना की थी? 1897 में इसकी स्थापना की थी। कौन ने? रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। अब इनके ऊपर क्या है, जो 12 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब कुछ नेताओं के नाम भी इसमें शामिल हैं जो कि उन्होंने योगदान दिया है, जो कि हिंदी भाषा के विकास में इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया है। जैसे लोकमान्य तिलक है, महात्मा गांधी है, सी राजगोपालाचारी, इनका नाम मुख्य रूप से हिंदी भाषा के विकास क्रम में आता है। और हमेशा पूछा जाता है कि कौन हिंदी भाषा विकास क्रम में संबंधित है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो उसमें बताएंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, और हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, भाग कौन कौन से हैं, और अनुसूची कौन कौन सी है, और इसमें किस प्रकार से संशोधन कौन कौन सी हुए, इन चिन्हित पॉइंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।